भू संतुलन अथवा समस्थिति क्या है, इसके संबंध में जानकारी मैं आपको पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भूधरातल पर अनेक महाद्वीप, जैसे हमारे इस भूधरातल पर अनेक महाद्वीप हैं और अनेक महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, घाटियाँ आदि हमारे यहाँ पाई जाती हैं, किंतु इनके एक निश्चित आश्चर्य उत्पन्न करने वाला संतुष्ट सदैव कायम रहता है। इस संतुलन में होने वाली थोड़ी भी अव्यवस्था तमाम हलचल एवं दुर्घटनाएं कारी जन्म दात्री बन जाती है। फिर भी इसके साथ संपूर्ण पृथ्वी अपनी दूरी पर परिभ्रमण करते, साथ ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी करती है। संतुलन की संकल्पना, यानी जो हम लोग संतुलन की जो संकल्पनाएं कर रहे हैं, जो हम लोग इनकी जो इमेजिंग करते हैं, इन तथ्यों के संबंध में अनेक, ठीक है, इसके लिए परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के पृथ्वी के ऊपरी स्थित क्षेत्रों जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान आदि गहराई जो हमारी होती है, इसके भौतिक तथा आंतरिक स्थिति की दशा की मतलब जानकारी यहाँ पे हम लोग को मिलती है। और भू संतुलन की जो परिभाषाएं हैं, मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि भू संतुलन की सबसे संतोषजनक परिभाषा आर्थर होम्स ने दिया है। उन्होंने क्या बताया? भू संतुलन या सम स्थिति वह स्थिति है जिसके द्वारा धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी वृद्ध पैमाने पर भूतल के ठीक नीचे प्रायः संतुलन अवस्था में पाए जाते हैं। यानी ये बताया गया जो हमारे भू संतुलन, यानी जो भू संतुलन, ठीक है, भू संतुलन या सम स्थिति वह स्थिति है जिसके द्वारा धरातल पर पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया आदि सभी बृहद पैमाने पर क्या है, भूतल के ठीक नीचे क्या है, प्रायः संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है J.A. टियर्स के अनुसार, संतुलन सिद्धांत के अनुसार, जो हमारा संतुलन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी समस्थिति की दशा पाई जाती है वहाँ पर धरातल क्षेत्र के नीचे विशेष गहराई तक पदार्थ की समान मात्रा पाई जाती है। उन्होंने और ये भी बताया, आर्थर होम्स के अनुसार भू संतुलन, यानी कह रहा है जो भू संतुलन वह स्थिति है जिसके द्वारा धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान बृहद पैमाने पर भूतल के नीचे प्रायः संतुलन स्थिति में पाए जाते हैं। इसी भांति J.S. टियर्स ने अपना मत प्रकट किया और संतुलन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी समस्थिति की दशाएं पाई जाती है वहाँ पर धरातल क्षेत्र नीचे विशेष गहराई तक पदार्थ की समान मात्रा पाई जाती है। और संतुलन के लिए सर्वप्रथम आइसोस्टेसी का शब्द उन्होंने अपना प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं जैसे डाल्टन होना चाहिए, यहाँ पे डाल्टन ने 1889 में किया था। उन्होंने बताया ये जो ग्रीक शब्द आइसोस्टेसिस के थोड़ा सा धुला हो गया के अनुसार सम स्थिति का मुख्य उद्देश्य भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े जैसे पर्वत, पठार तथा नीचे धसे हुए भागों में स्थिति का संतुलन स्थापित होना।
और यहाँ बताया गया स्थानों की अच्छी माप को दो विभिन्न विधियाँ त्रिभुजाकार व खगोलीय विधि से अलग अलग आया, जिसमें बताया गया 5.236 का अंतर था, चूँकि इन्होंने बताया कल्याण हिमालय क्षेत्र में मात्र 60 मील दूर पर स्थित था। अतः इस अंतर का कारण एरी महोदय ने बताया कि इस पर हिमालय की समीपता से उसकी आकर्षक शक्ति का प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार आगरन ने बताया कि अंतर 5.236 न होकर के 15 यानी 1.5885 होना चाहिए, अर्थात हिमालय अपनी पूरी आकर्षक शक्ति बता रहा हिमालय अपनी पूरी आकर्षक शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था। समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, जॉर्ज एरी और प्रेंट महोदय ने अपने मत का क्या प्रयोग किया। सर जॉर्ज एरी का इनकी संकल्पना इनकी क्या है? संतुलन की संकल्पना के संबंध में सर जॉर्ज एरी का मत है कि काष्ठ अधिक घनत्व वाले अर्ध स्तर में तैर रहा है, दूसरे शब्दों में सियाल सीमा पर तैर रहा है। इन्होंने पर्वतों जैसे ऊंचे क्षेत्रों के नीचे गहराई तक का जड़ की उपस्थिति स्वीकार की, क्योंकि इनका मत है कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, किंतु इनकी गहराई में अंतर होता है। आर्कडेकन प्राउड की संकल्पना का मत इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि संतुलन की संकल्पना के संबंध में अपना मत देते हुए प्रकट महोदय ने बताया कि धरातल के नीचे एक क्षतिपूर्ण तल होता है, जिसके ऊपर विभिन्न धरातलीय स्तंभ के घनत्व में अंतर पाया जाता है, किंतु इस तल पर सब इसकी गहराई समान होती है। इसी प्रकार इन्होंने आयरी के विपरीत मत प्रस्तुत किया गया। धरातल के सभी भूभागों का उनको घनत्व में अंतर पाया। उन्होंने बताया कि इस मत का प्रतिपादन किया ऊंचाई तथा घनत्व का उल्टा अनुपात होगा, और ऊंचाई स्तंभ कम घनत्व, नीचे स्तंभ अधिक घनत्व। पृथ्वी की विभिन्न परतों तथा उनके रासायनिक संगठन का वितरण। बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की रासायनिक संरचना, उनके संगठन के बारे में भी विभिन्न विद्वानों के विचार परस्पर भिन्न है। भौगोलिक जगत में एडवर्ड एक्सरे के विचार काफ़ी हद तक मान्य है। इन्होंने यह बताया कि भूपटल का सबसे ऊपरी भाग परतदार औषधि शैलों का बना है। इसकी गहराई तथा घनत्व दोनों ही बहुत कम है। इनकी संरचना में विशेष रूप सिलिकेट से बनी है। ये बताया गया रावेदार शैली का योग है। इनमें अवरक जैसे खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस परत के नीचे ठीक श्वेत महोदय ने निम्न परतों का उन्होंने बताया। सियाल 2.9 के औसत घनत्व वाली इस परत का निर्माण सिलिका एल्यूमिनियम जैसी हल्की धातु में हुआ। इसकी औसत गहराई 50 से 300 तक है। इसकी पोटेशियम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जैसे एसिटिक पदार्थ की अधिकता है। महाद्वीपों की रचना में सियाल परत का सर्वाधिक योगदान है। सीमा सियाल के नीचे सीमा परत स्थित है। इनकी रचना, ठीक है, बेसाल्ट आग्नेय जैसी से हुई है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म तथा तरल लावा आदि में धरातल पर है।
1000 से 2000 किलोमीटर गहराई के नीचे स्थित परत का घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच है। नीफे बता रहा है कि पृथ्वी के नीचे आंतरिक भाग पर स्थित है। तीसरा परत कठोर धातु जैसे निकेल लोहे से बनी है। इनका घनत्व सर्वाधिक 11 पॉइंट है और बताया गया 6880 किलोमीटर के व्यास में विस्तृत पर्वत के फेरियस व लोहे उपस्थित बता रहा है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के ज्ञात करने के स्रोतों का व्याख्या करना है हम लोग को। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि चट्टानों के भीतरी आसानी से नहीं देखा जा सकता। पृथ्वी के अंदर अधिकतम 4 से 5000 मीटर गहराई तक की पाइपलाइन डाले जा सकते हैं, जिनमें केवल स्थान विशेष हैं। चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना असंभव है। फिर भी चट्टान की आंतरिक संरचना के बारे में जिन साधनों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है वे इस प्रकार हैं: घनत्व, दाब और तापक्रम। घनत्व बताया गया, पृथ्वी के ऊपरी भाग का निर्माण परतदार शैलों से हुआ है, जिसकी मोटाई लगभग 800 मीटर से अधिक पाई जाती है। इन परतदार शैलों की पेटी के नीचे धरातल के नीचे की ओर रवेदार व स्फाटकी शैलों की दूरियां परत पाई जाती है, जिसका घनत्व 3 से 3.5 के बीच मिलता है। इनका स्पष्ट हो चुका है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत 5.5 है। अतः स्पष्ट है कि परत नीचे का भाग 5.5 से अधिक सामान्यतः 11 पॉइंट माना जाता है। घनत्व विभिन्न प्रमाणों से पता चलता है कि करोड़ों का घनत्व सर्वाधिक है। दाब देखिए क्या, धरातल के नीचे ज्यों बढ़ते हैं दाब की भी त्यों बढ़ता है, जिससे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के नीचे आंतरिक भाग अत्यधिक दाब के कारण है। किंतु वर्तमान प्रयोग चट्टानों तथा एक दबाव के साथ ही सीमा की स्वीकार करता है। तापक्रम समांतर पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने पर 32 किलोमीटर तथा 1 डिग्री ताप की वृद्धि होती है, लेकिन इसकी पता क्षेत्र 8000 मीटर गहराई तक ही लगाया जा सकता है। इसकी तापक्रम वृद्धि की दर को स्वीकार कर लिया जाए तो आकलन किया जाए। पृथ्वी की आंतरिक गहराई में बताया रहा है कि 25,000 तापमान होना चाहिए। ऐसी दशा में पृथ्वी का अधिकांश भाग पिघला होता है, किंतु ऐसा नहीं है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में रेडियम सक्रिय तत्व होते हैं, जिनसे उष्मा निकलती है। गहराई के बढ़ने के साथ रेडियम सक्रिय पदार्थ की उपलब्धता में कमी हो जाती है, जिससे तापक्रम भी कम हो जाता है। बिग बैंग सिद्धांत एवं स्फीता सिद्धांत में अंतर। बिग बैंग सिद्धांत स्फीति सिद्धांतों में अंतर। बिग बैंग सिद्धांत का कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, यह मैं आपको बता रहा हूँ। का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉर्ज लेमेटेयर ने किया था, किंतु इनकी विशद व्याख्या
1967 में रॉबर्ट बेगैन ने की। ब्रह्मांड, आकाश गंगा, तारे, ग्रहण आदि की उत्पत्ति को समझने के लिए प्रस्तुत इस सिद्धांत में ब्रह्मांड के अदृश्य घटकों या कालों पदार्थों का सहारा लिया। इसके अनुसार अपने उत्पत्ति काल से लेकर आज तक ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है तथा इसके पदार्थ शीतल होते रहे हैं। सर्वप्रथम विशालकाय अग्निपिंड तथा जिनकी संरचना भारी पदार्थ से हुई थी, इस अग्निपिंड में अचानक विस्फोट होने से पदार्थ बिखर गया और तीव्र से इन पर पदार्थों में अलगाव होने के कारण गर्म ठंडा का निर्माण हुआ। काले पदार्थ समूह के एकत्रित होने से अनेक पिंड का निर्माण हुआ। पिंड के आकार में वृद्धि होने से आकाशगंगा का निर्माण हुआ। आकाशगंगा में भी भारी विस्फोट हुआ, जिससे नीचे पदार्थों के समूहों असंख्य तारों का निर्माण हुआ और विस्फोटक पदार्थ को भी ग्रह का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं हुआ। 1980 में अमेरिका के वैज्ञानिक उन्होंने क्या बताया, बिग बैंग सिद्धांत का स्फटिक सिद्धांत में काफ़ी समानता उन्होंने बताया, जो अपने अंतर्मात्र समय को लेकर है। इस सिद्धांत के अनुसार अग्निपिंड में विस्फोटक के एवं काले पदार्थ के समूहों को आकाशगंगा तारेवा की रचना, किंतु एक सिद्धांत की सर्वत्र नहीं हो सका। कांट के व्याख्यान राशि